सुनना। अजंता के पार्ट 3 की वीडियो में हमने गुफा संख्या 1 के कुछ चित्रों को भी देख लिया था और बोधिसत्व पदमपाड़ी हमारा रह गया था। तो आज हम उसे कंटिन्यू करते हैं। गुफा संख्या 1 का चित्र है बोधिसत्व पदमपाड़ी। इस गुफा में एक अन्य चित्र ईरानी दैत्य का है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह तृतीय चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की राजसभा में आए फारस के बादशाह फारसी सम्राट खुसरू परवेज के राजदूत का चित्र है। कुछ विद्वान इससे असहमत भी हैं। मालाओं से सुसज्जित तथा एक हाथ में कमल पुष्प लिए पदमपाड़ी के इस चित्र पर गुप्तकालीन विष्णु के व्यक्तित्व की छाप है। घुटनों के नीचे का भाग चित्रित नहीं है। चित्र में कुछ रेखाओं द्वारा कंधों और बाहुओं का बड़ा ही मनोरम चित्रण हुआ है। केवल एक ही रेखा से दोनों भवें बना दी गई हैं। इसमें रेखा में प्रवाह एवं शक्ति झलकती है। पदमपाड़ी बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध की आकृति त्रिभंग मुद्रा में 5 फुट 9 इंच गुणे 2 फुट 5 इंच के विस्तार में पर्याप्त बड़ी बनाई गई है। उपरोक्त चित्र के आधार पर श्री विंसेंट स्मिथ ने कहा है, द अजंता स्कूल इज लोकल डेवलपमेंट ऑफ कॉस्मोपॉलिटन आर्ट ऑफ द कंटेम्पररी रोमन एम्पायर। चित्र की पृष्ठभूमि में अनेक मानवीय पशु पक्षी जैसे सिंह, वानर, कपोत, मयूर, देवी तथा अन्य आकृतियां बोधिसत्व के चारों ओर आनंद भाव से अंकित हैं। बुद्ध की ओर राजकुमारी यशोधरा का चित्र है। तलवार लिए रक्षक लंबे कोट वाली दासी पारसीनो प्रतीत होती है, जिसे पाश्चात्य लेखकों ने काली राजकुमारी से संबोधित किया है। श्री राजकृष्ण दास का मत है कि सिंदूर रंग से चित्रांकन होने के कारण रंग काले पड़ गए। इस चित्र की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उनकी भावमग्न आंखें जैसे किसी ऊंचाई से देखने के कारण नीचे की ओर झुकी हैं, मानो संसार की व्यथा को देख उसे दूर करने के लिए वे उत्सुक हैं। उनका आकार अन्य आकृतियों से बड़ा है, जिससे उनकी विशिष्टता का ज्ञान होता है। सर्वोपरि है कि उनका किंचित भंग, उनकी अटूट रेखाएं द्रष्टव्य है। एक कलाविद का कथन है कि सिस्टाइन पूजा गृह में लियोनार्दो द्वारा निर्मित अंतिम भोज द लास्ट सफर में ईशा की आकृति जिस भव्यता और आत्मत्याग के साथ विश्व कल्याण की भावना प्रकट करती है, ठीक वही प्रभाव अजंता के बोधिसत्व पदमपाड़ी के चित्र का है। तो यहाँ पे बोधिसत्व पदमपाड़ी के चित्र की तुलना लियोनार्दो दा विंची के अंतिम भोज की ईसा की आकृति से की गई है। और राजकृष्ण दास ने कहा है कि सिंदूरी रंग में चित्रांकन होने के कारण इसका रंग काला पड़ गया होगा और पाश्चात्य लेखकों ने इसे काली राजकुमारी नाम से संबोधित किया है। अब अगला चित्र देखते हैं मारविजय का। इस गुफा का मारविजय इस गुफा का अन्य संसार प्रसिद्ध चित्र मारविजय का है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने वाला था, तब अनेक प्रकार के संकट अथवा प्रलोभन उनकी परीक्षा में के रूप में आए। इन सबको कामदेव मार्ग की सेना कहा गया। इन्हें भगवान बुद्ध को अनेक प्रकार से विचलित करना चाहा। इन्होंने भगवान बुद्ध को अनेक प्रकार से विचलित करना चाहा, उन्हें डराया, धमकाया व आकर्षित किया, किंतु गौतम बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही पर एक और तपस्वी के रूप में ध्यानमग्न बैठे हुए बुद्ध को लाल बौना आंखें फाड़कर देखते हुए डराने का प्रयत्न कर रहा है। एक भयानक आकृति तलवार चला रही है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहने पर भी गीला नहीं होता, ठीक उसी प्रकार भगवान बुद्ध सबके मध्य निर्विकार भाव से सांसारिक दुख को दूर करने के लिए भूमि को साक्षी बनाकर वज्रासन मुद्रा भूमि स्पर्श मुद्रा में लीन बैठे हैं। मारविजय की जो भगवान बुद्ध की मुद्रा है वो वज्रासन मुद्रा है। पृष्ठभूमि में चित्रकार को बोधि वृक्ष को चित्रित किया है, जिसके नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। यथार्थ में इस चित्र में भगवान बुद्ध को मनोवैज्ञानिक छवि का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तथागत बुद्ध के चेहरे पर अभय व शांति के भाव को, डरावनी आकृतियां तथा सुंदरियों के चंचल आकर्षण को चित्रकारों ने बड़े ही सहज ढंग से अजंता की इस भित्ति पर उतारा है। चित्र संयोजन में यहाँ पर केंद्रीयता के नियम का पालन किया गया है।
तो मारविजय के चित्र में केंद्रीयता के नियम का पालन भी किया गया है। गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र से ज्ञात होता है कि वे तप करने के कारण पर्याप्त दुर्बल हो गए थे, किंतु अजंता के चित्रकार ने उनका शरीर हष्ट पुष्ट ही चित्रित किया है, क्योंकि उन्होंने बुद्ध के आध्यात्मिक शरीर को चित्रित किया है, उनके भौतिक शरीर को महत्व नहीं दिया। जबकि गांधार के कलाकारों ने तपस्वी बुद्ध के दुर्बल शरीर और पसलियों को अंकित किया है। अगला चित्र है चमत्कार, श्रावस्ती का चमत्कार। अंतःकक्ष की दाहिनी भित्ति पर श्रावस्ती का चमत्कार अंकित है। स्वयं को आचार्यों की पंक्ति में सिद्ध करने के लिए बुद्ध ने श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत की उपस्थिति में कुछ चमत्कार किए, जिसमें से एक चमत्कार में उन्होंने अपने को अनगणित बुद्ध रूप में प्रकट किया है, जो सब कमल पर आसीन है। गुफा की एक दीवार गिर ब्रैकेट के ऊपरी भाग पर सांडों की लड़ाई का सुंदरता से अंकन किया गया। चित्र में अत्यधिक गति, सुडौलता एवं बल है। विंसेंट स्मिथ के अनुसार इस गुफा की छत के आलेखन 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से बनाए गए हैं। तो अब तक आपने देखा कि हमने अजंता के चित्रों को पढ़ लिया, उनकी शैली को पढ़ ली, खोज को पढ़ लिया, काफ़ी चीज़ों को हमने ख़त्म कर लिया। तो अब हम आ गए हैं अजंता की विशेषताओं पर। तो आइए देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। अजंता की विशेषताएं: रेखाओं का असाधारण प्रभुत्व। भारतीय चित्रकार के लिए रेखा एक चित्रोपम मर्यादा मानी जाती है और इसीलिए भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। अजंता का चितेरा रेखीय अंकन की निपुणता के बल पर ही नग्न आकृतियों को सौम्य और सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत कर सका। उसने चित्र में आवश्यकता अनुसार अपनी रेखा को कोमल, कठोर, पतला या मोटा बनाया है। यहाँ गोलाई या डील डॉल को ही रेखा के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया, बल्कि स्थितिजन्य लघुता, बल, उभार, अलंकरण तथा अन्य कई विशेषताओं को रेखा द्वारा प्राप्त किया गया है। भावाभिव्यंजक रेखा के उदाहरण अजंता की पहली गुफा के अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के चित्र में है, जिसमें सिद्धार्थ की मुख मुद्रा में दुख, चिंतन, शोक का भाव एक ही रेखा से अंकित कर दिया गया है। मार, विजय, सर्वनाश, दया, याचना आदि चित्र रेखा की प्रधानता को दर्शाते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं किन किन चित्रों में रेखा की प्रधानता को दर्शाया गया है। तो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के चित्र में उस मार, विजय, सर्वनाश, दया, याचना आदि चित्रों में रेखा का प्रभाव हमें दिखाई देता है। पर्सी ब्राउन ने पूर्वी देशों की चित्रकला को विशेष रूप से रेखा की चित्रकला माना है, जबकि पाश्चात्य कला को छाया प्रकाश प्रधान। इसे मानव के भिन्न भिन्न रूपों, चरित्रों तथा भावों को रेखा के द्वारा ही सफलता से अभिव्यक्त किया है। अजंता शैली में अधिकांश रेखाएं अटूट प्रवाह में और भाव प्रवण हैं। हाथों का चित्रण भी अजंता के इसी ज्ञान का एक प्रमाण है, जहाँ हाथों से ही सारी बात स्पष्ट कर देने की क्षमता है। गुफा संख्या 2 में दूत अपने हाथ से ही किसी महानाश का संदेश जिस कुशलता से दे देता है, उसे हम अजंता के कलाकारों का एक जादू ही कह सकते हैं। रेखाओं में अजब कोमलता है। गुफा संख्या 9 में बैठी हुई युवती का पिछला भाग इसी कोमलता का एक अन्यतम नमूना है। अजंता गुफाओं में मानव आकृतियों, पशु पक्षी का या प्रकृति का कोई भी अंकन सजीव रेखांकन के द्वारा ही चिरस्थायी हो सका है। चित्रकार की तुलिका इतनी गतिमान है कि उसके थोड़े ही प्रत्यावर्तन से चित्र की रूपरेखा उभर आती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अजंता कलाकारों ने रेखा के महत्व को पूर्णतः हृदयंगम किया है। अगला है नारी चित्रण में चरम उपलब्धि। नारी चित्रण अजंता की चरम उपलब्धि है। जिस प्रकार कथा साहित्य में श्रेष्ठता के लिए कलाकार की नारी चित्रण की क्षमता को देखा जा रहा है, वैसे ही अजंता के कलाकारों ने अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए नारी को अनगिनत स्थितियों में चित्रित किया है। ये कलाकार अपने नारी चित्रों को असुंदर नहीं बना पाए, यही उनकी कमजोरी है। वह उनके अलंकरण के सर्वोत्तम पूंजी हैं। उसका उन्होंने कोई ऐसा दुरुपयोग नहीं किया कि हर अवसर पर उसे ला रखा हो, चाहे वह कथा से संबद्ध हो अथवा ना हो। यदि कहीं ऐसा किया भी गया तो वह केवल एक दृश्य से, सौंदर्य की दृष्टि से। चित्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सौंदर्य से परे नारी का चित्रण करना उन्हें पसंद नहीं था। यही कारण है कि गुफा संख्या 2 में दंड पाती हुई युवती के चेहरे को इस डर से कहीं प्रसंगानुकूल मनस्थिति चेहरे पर कुरूपता ना ला दे, छिपा ही दिया। सौंदर्य के प्रति इतनी आस्था कहीं और देखने को मिलेगी, इसमें संदेह। अजंता के चित्रों में नारी का नग्न, अर्धनग्न तथा आवृत आदि स्थितियों का समावेश किया है। अनावृत शरीर उनके लिए कोई गोपनीय विषय नहीं रहा, जिसके अध्ययन के लिए उन्हें व्यावसायिक मॉडल बैठाने पड़े हों। उन्होंने खुले रूप में
उसे देखा और खुले रूप में उसको चित्रित किया। जहाँ कहीं किसी झीने वस्त्र से शरीर ढका भी है, वहाँ शरीर की कांति वस्त्र के अंदर से झांककर कलाकार की सशक्त अभिव्यक्ति और बारीक अध्ययन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। स्त्रियों के नितंबों और स्तनों का आकार बढ़ाकर चित्रित करना जीवन के वास्तविक आकारों की अपेक्षा कविता में वर्णित आकारों के निकट रहा है। अजंता के नारी चित्रण से कला समीक्षक ग्लैडस्टोन सोलोमन बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने इस संदर्भ में लिखा है, कहीं भी नारी को इतनी पूर्ण सहानुभूति व श्रद्धा प्राप्त नहीं हुई। अजंता में यह प्रतीति होती है कि उसे विशिष्टता के साथ नहीं बल्कि एक सारतत्व के रूप में निरूपित किया है। वह कोई व्यक्तिगत पात्र नहीं है, वह तो एक नियम है। वह वहाँ एक नारी ही नहीं अपितु समस्त विश्व के सौंदर्य का अवतार है। अगली विशेषता है विषय वैविध्य। अजंता बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है, अतः इस केंद्र में भगवान बुद्ध की लौकिक एवं पारलौकिक छवि का एक धरातल पर कलाकार ने चित्रण कर कल्पना बुद्धि एवं तकनीकी महानता का परिचय दिया है। यूं भी बौद्ध धर्म की करुणा, प्रेम और अहिंसा के चित्रों दानदाताओं और जन सामान्य को बहुत समय तक अप्रत्याशित रूप से आकृष्ट किया है। बुद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कथाएं, जिनको उन्होंने स्वयं अपने उपदेशों में सुनाया और बताया है, अनेक जन्मों से वह इसी प्रकार अनेक रूपों में अवतीर्ण होते रहे। बोधिसत्व आदि से अजंता की भित्तियां सजी हुई हैं। वहीं तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक परिस्थितियों का प्रदर्शन करती विविध घटनाएं अजंता की भित्ति का अलग रूप प्रदर्शित करती हैं। अजंता तत्कालीन जीवन का प्रतिरूप है। गांव और नगर, महल और झोपड़ी, समुद्र और यात्राओं का संसार अजंता की इन गुफाओं में दृष्टिगोचर है। भित्तियों पर प्रकृति के विविध अवयवों का आलेखन जलचर, थलचर एवं नभचरों से गुथा पड़ा है। जुलूस के जुलूस, हाथी, घोड़े व अन्य पशु पक्षी इस प्रकार चित्रों में प्रदर्शित है मानो किसी निर्देशक के बताए हुए अभिनव के इशारे पर वे कार्यरत हों। अन्य चित्रों में नृकृष्ट, बौने, यक्ष, द्वारपाल, देवदूत, यक्षिणियाँ, गणिकाएँ आदि अनगिनत पात्रों को लावण्यमय रूप में रेखांकित किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अजंता के ये चित्र एक धर्म विशेष तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि विभिन्न समुदायों की कला के रूप में व्यापक रूप धारण कर चुके हैं। विषय धार्मिक होते हुए भी जीवन और संसार के लिए ये चित्र महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। झूला झूलती राजकुमारी, मरती राजकुमारी तथा नृत्य करती बालाओं का अंकन ही नहीं वरन कई अन्य सांसारिक पक्षों का यहाँ अंकन हुआ है। यहाँ श्रृंगार तथा जीवन संबंधी विषयों की अपेक्षा नहीं हुई, अतः इस आधार पर यह शैली धर्मनिरपेक्ष है। रंग विधान। अगली जो विशेषता है वह है रंग विधान। अजंता के भित्ति चित्रों में प्लास्टर पर टेम्परा पद्धति अर्थात गीले प्लास्टर पर कार्य न करके सूखने पर किया गया ये चित्रण किया हुआ मिलता है। यूं तो काल के क्रूर आघातों ने इस प्राचीन चित्रकारी का बहुत कुछ वर्ण सौष्ठव तथा लावण्य छीन लिया है, फिर भी आज अजंता के इन चित्रों की आभा फीकी नहीं पड़ी। रंग अमिश्रित और चमकीले हैं, चित्र तरोताजा नजर आते हैं। अजंता के चित्रों में गिने चुने प्राकृतिक खनिज रंगों का ही प्रयोग किया गया है ताकि वे चूने के क्षारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रह सकें। इस शैली में जिन रंगों का स्वतंत्रता से प्रयोग किया गया है उनमें सफ़ेद, लाल, भूरे से बने विभिन्न हल्के तथा गहरे रंग हैं। पीला रंग लिए पीली मिट्टी या रामरच पीले रंगों का प्रयोग, लाल के लिए गेरू व हिरोजी, काले के लिए काजल, सफ़ेद रंग के लिए सफ़ेद रंग प्रायः अपारदर्शी है। चीनी मिट्टी, जिप्सम, चूने या खड़िया से बनाया गया है। लाल तथा भूरा लौह अयस्क से प्राप्त खनिज रंग है। हरा रंग एक स्थानीय अयस्क खनिज से बनाया गया है जो संग सब्ज टेरावट है। नीला रंग फारस से आयात किया हुआ लेपिस लाजुली है जो कि एक बहुमूल्य पत्थर को घिसकर बनाया गया था। लेपिस लाजुली वाला इस बार TGT 2021 की परीक्षा में पूछा भी गया था। इन रंगों को गोंद और अथवा सरस वज्र लेप के साथ घोलकर तैयार किया जाता था। अजंता के चित्रों में प्रायः एक बार में ही सपाट रंग भर दिए जाते हैं और छाया प्रकाश के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है, किंतु कहीं कहीं इनका प्रयत्न अवश्य हुआ है। केवल उभार दर्शाने या स्थानीय गोलाई के लिए आसपास के रंगों को कुछ गहरा कर दिया है। जो रंग अर्धपारदर्शी होते हैं, शरीर तथा कपड़ों का
रंग लावण्य युक्त और संगत है। अजंता के कुछ आरंभिक चित्रों को छोड़कर 16वीं तथा 17वीं गुफा में अजंता के चित्रकारों ने गहरी पृष्ठभूमि पर हल्के वर्ण विधान में आकृतियां बनाने की प्रवृत्ति दिखाई है, परंतु दूसरी ओर हल्की पृष्ठभूमि पर गहरी आकृतियों में बनाने की प्रवृत्ति भी प्रदर्शित है, जो यूरोप की वेनिस चित्रकला शैली के समान है। चित्रकार ने दर्शक का ध्यान चित्र की ओर आकृष्ट करने की भरपूर कोशिश की है। मानव आकृतियों ने बाल काले दर्शाकर रूप और लावण्य में वृद्धि की है, जो मनवांछित प्रभाव उत्पन्न किया गया है। भवन अजंता के अगली विशेषता है भवन। अजंता के चित्रों में गुप्तकालीन भवन तथा वास्तु का प्रयोग है। यूँ तो शुंग, सातवाहन, वाकाटक संस्कृतियाँ भी अजंता की कला में भूलती हैं, किंतु विशेष रूप से कक्षों, स्तंभों, चैत्य, स्तूप एवं वीथिकाओं को सुंदरता से बनाया गया है। अगली विशेषता है केश विन्यास। हालांकि अजंता की चित्रकारी काफ़ी प्राचीन है, किंतु फिर भी आज के आधुनिक जगत की स्त्रियाँ अजंता के चित्रित स्त्रियों के केश विन्यास की प्रणाली से प्रेरणा लेती हैं। स्त्रियों के लंबे लहराते नागिन जैसे बेड़ियों से बंधे बाल, कंधों पर लटकते घुंघराले बाल, माथे पर लटकते चिकुर जूड़ों से बंधे बाल, गूथे हुए बाल, खुले एवं छिटके हुए कुंतल केस आदि अनेक प्रकार से केश विन्यास का अनोखा रूप देखने को मिलता है। सुंदर केसों के अलावा क्रूर, धूल, दूषरित तथा राक्षसों के बाल दर्शाने में भी चित्रकार पीछे नहीं है। आलेखन अजंता को यदि आलेखनों की खान कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अजंता की गुफाओं को सुसज्जित करने, रिक्त स्थानों को भरने, गुफाओं के मुख्य द्वारों, छतों, खंभों आदि पर कलाकारों ने भगवान बुद्ध से संबंधित चित्रों के समक्ष आलेखन चित्रित किए हैं। यही नहीं, वस्त्रों, मुकुटों, आभूषणों आदि में भी आवश्यकता अनुसार अलंकारिक छटा लिए हुए आलेखन बनाए गए। इन आलेखनों में चित्रकार ने सुंदर रूप, पशु पक्षी, पुष्पों तथा लताओं का प्रयोग किया, जिनमें बंदर, वृषभ, मीन, मकर, मृग, महिष, हंस, तोता, बत्तख आदि को स्वाभाविक उन्मुक्तता के साथ चित्रित किया गया है। वे मानव जीवन के सुख दुख के साथी हों। कमल के पुष्प, मूरियां तथा लताएं विविध रूपाकारों में प्रदर्शित हैं, जो अजंता की निजी विशेषता जान पड़ती हैं। आम्र कुंज में विचरण करते प्रेमी युगल, लताओं में लिपटे किन्नर, हंस, हस्तिदल, मीन, मकर, मृग, मयूर, जल व थलचर एक दूसरे से मेल खाते प्रवाहमय रेखांकनों में चित्रित किए गए हैं। ये आलेखन बलवती रेखा के अनंत प्रवाह, गति, संतुलित योजना, छद्म अभिप्रायों की लयात्मक पुनरावृत्ति के कारण शक्तिशाली भी बन गए हैं। अलंकरणों में आयताकार, भाड़ कोणीय, वर्तुलाकार अथवा शंकु के आकार में ज्यामितीय रेखाओं की भी भरमार है। कहीं कहीं प्रेमी युगलों में युक्त दिव्य आलेखन शोभन द्वारा शाखाओं और छतों में बनाए गए हैं। अजंता के चित्रों का यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि यहाँ बिहार गुफाओं की छत वितान शामियाने के समान ढोल वाली बनाई गई है। वितान के समान ही आलेखनों का प्रयोग गुहा छत में किया गया है। प्रकृति के विविध हरियाली या रूपों में अशोक, साल, आम्र, बरगद, पीपल, ताड़, गूलर, कदली आदि पेड़ों का सुंदर समन्वय हुआ है। उदाहरण के लिए छंदक के चित्र में गजराज की शोभा, प्रकृति वैभव तथा उन्मुक्तता का अंकन है। इन आलेखनों को काली तथा लाल हिरोजी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग से बनाया गया है। उसके पश्चात पारदर्शी रंगों का प्रयोग किया गया है। पहली और दूसरी गुफाओं में तमाम छतें इन आलेखनों से पूर्ण हैं, जिनमें हरियोजी और बुझे हुए काले रंग से जमीन बनाकर लाल, सफ़ेद तथा हरे सफ़ेद रंग से चित्रकारों ने अपनी कल्पना को असंख्य रूप दिए हैं। इन आलेखनों की व्यवस्था सुंदर है, कहीं भी आवश्यकता से अधिक स्थान खाली नहीं छोड़ा गया है और उचित अंतराल व्यवस्था के कारण ये आलेखन संतुलनपूर्ण, ठोस और प्रभावशाली हैं। मानव, अर्धमानव, विचित्र काल्पनिक जीव, किन्नर, पशु, फूल और अनेक फल व बेलें आदि बड़ी सुंदर आकृतियों में प्रस्तुत किए गए हैं। इनके अनेक अलंकारिक, ज्यामितीय तथा काल्पनिक रूप चित्रित हुए हैं। पक्षियों तथा जलचरों के अतिरिक्त गंधर्व तथा विद्याधर युगल भी बादलों के बीच बनाए गए हैं। अजंता के ये आलेखन आज भारतीय चित्रकला की सर्वोत्कृष्ट निधि मानी जाती है। परिप्रेक्ष्य अगली विशेषता है परिप्रेक्ष्य। अजंता के चित्रकारों ने भावना कल्पना के महत्व को स्थापित करने के लिए मानसिक परिप्रेक्ष्य को उपयुक्त समझा है। मतलब जो अजंता में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है, उस परिप्रेक्ष्य का जो नाम है वो मानसिक परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। इस मानसिक परिप्रेक्ष्य में उसने घृणा,
क्रोध, श्रद्धा आदि भावों को बखूबी दिखाया है तथा दृष्टा तक पहुँचने में पूर्ण सफलता भी प्राप्त की है। कलाकार ने चित्र में प्रयुक्त अनेक आकृतियों को समान अनुपात से अधिक बड़ा या छोटा बनाकर उसमें महत्व तथा आध्यात्मिक उत्थान को व्यक्त किया है। राहुल समर्पण नामक चित्र में कमल पर खड़े भगवान बुद्ध की आकृति यशोधरा की आकृति के से अनुपात में बड़ी बनाई गई है, जो भवन के समकक्ष है। यहाँ भवन आदि के परिप्रेक्ष्य में चित्रकार ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है तथा दृष्टिक्रम या परिप्रेक्ष्यों से यहाँ भवन आदि के परिप्रेक्ष्य में चित्रकार ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है और दृष्टिक्रम या परिप्रेक्ष्य से आलेखनों की सुंदरता और रूप को नष्ट नहीं होने दिया। अजंता के चित्रकार ने काल्पनिक परिप्रेक्ष्य काव्य चित्रों में समावेश दर्शाया है। अनेक स्थानों और विभिन्न समयों के दृश्यों को एक ही चित्र में अंकित कर दिया है। महल के कई भागों में होने वाले क्रियाकलापों को दर्शाने के लिए महल की छत हटा दी गई है और संपूर्ण दृश्य कुछ ऊंचाई से देखा गया है। चित्र दीवारों तथा स्थान स्थान पर विभाजित हो गया है, पर पूरे चित्र में एक सूत्रता विद्यमान है। अजंता के चित्रकारों ने बहुउद्देशीय परिप्रेक्ष्य मल्टीपल पर्सपेक्टिव का पालन भी किया है। अजंता के कलाकारों ने मिलन बिंदु को दर्शक के नेत्र पर स्थिर रखा है। उदाहरण के तौर पर चौकोर वस्तु का समीप का छोटा और दूर का बड़ा बनाया जाता है। समीप का भाग जो है छोटा और दूर का भाग जो है बड़ा बनाया जाता है। गुफा संख्या 1 में प्रेमी युगल और बुद्ध जन्म के दृश्यों में बहुउद्देशीय परिप्रेक्ष्य का अच्छा प्रयोग हुआ है। यूरोपीय कला में मिलन बिंदु क्षितिज पर होता है, जो उनका प्रमुख गुण है। अजंता के चित्रों में यूनानी परिप्रेक्ष्य का भी प्रयोग हुआ है, जैसे 10वीं गुफा में भाड़ यंत्र, जातक के जंगली दृश्य या पूजा गृह के मेहराबों में। चित्रकार ने अनेक दृष्टि बिंदुओं से बने रूपों का विकास अंतराल की सरल संगत और सुलभ यथार्थता के आधार पर किया है। रेखा के घुमाव और अंतराल के रूप में स्थापना के माध्यम से दूरी व समीपता का बोध कराया है। मुकुट, आभूषण तथा वस्त्र, ये है अगला जो हमारी विशेषता है, मुकुट, आभूषण तथा वस्त्र। सुनना अभी 3 विशेषताएं बची हुई है, इसको हम लोग अगली वीडियो में ख़त्म करेंगे। मतलब वो लास्ट वीडियो होगी, अजंता पूरी हो जाएगी अगली वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग।